नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हमने केमिस्ट्री वाला पार्ट कर लिया है और फिजिक्स वाला अब पार्ट हमारा चल रहा था, जिसके अंदर आज अपन फिजिक्स का भी लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 13वां जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे और हमारी फिजिक्स भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, बाकी बचे हुए जो चैप्टर हैं आपके वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि आपके सिलेबस से पेपर से पहले सारा सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए और आपने जो साइंस के अंदर टारगेट सेट किया अपने नंबर प्राप्त करने का, वो भी आप अचीव कर पाए। तो चलिए, आज जो हमारा चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर है, जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देखो, इसके बारे में क्या पहले हम पढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे हम बात करते हैं, चुंबक जो होती है वो क्या करती है, चुंबक के अंदर जैसे चुंबकीय प्रभाव होता है, वैसे ही किसी भी चालक तार के अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसको हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे चुंबक के चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैसे ही चालक तार के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी चालक के निकट रखी चुंबकीय सुई भी विक्षेपित हो जाती है। इसके पास आप चुंबकीय सुई लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी, उसके अंदर विक्षेप दिखाएगा। तो हम ये समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, चुंबकीय प्रभाव है। आइए हम जानते हैं थोड़ा सा चुंबक के बारे में। चुंबक क्या होती है? चुंबक 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? नेचुरली प्रकृति से प्राप्त होती है। ये एक प्रकार का पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर। यानी ये एक पत्थर होता है जो होता है लोहे का अयस्क होता है। किसका? लोहे का। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जब अयस्क के बारे में, धातुओं का अयस्क क्या होता है उसके बारे में। तो यहां पर ये क्या होता है, लोहे का अयस्क होता है। इसका जो सूत्र होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है। ये लोहे का अयस्क कह दो या लोहे का ऑक्साइड होता है, जिसको हम नाम कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या नाम होता है इसका? मैग्नेटाइट। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा हम जानकारी लें और तो हम यहां पे देखते हैं, ये जो होता है लोहे का अयस्क होता है, इसका सूत्र क्या होता है? Fe3O4। आपसे प्राकृतिक चुंबक का सूत्र पूछे तो Fe3O4। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है। किसका ऑक्साइड होता है? लोहे का। ये मैग्नीशिया से प्राप्त हुआ था। जिस स्थान से प्राप्त हुआ था इसका नाम है मैग्नीशिया। इसके लिए इसको मैग्नेट कहते हैं। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको मैग्नेट कहते हैं। इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं और हिंदी में इसका मतलब होता है चुंबक। और कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा बनाई जाती है, वो कौन सी चुंबक होती है? मानव निर्मित जो चुंबक होती है वो होती है कृत्रिम चुंबक। चलिए आगे हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं किस तरह से चुंबकीय सुई को इसके पास में लेके जाते हैं तो ये विक्षेपित होती है। पहले मैं बता देता हूं चुंबकीय सुई कैसी होती है, वो हम देखते हैं। तो चुंबकीय सुई आपने देखी होगी, इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की आपने चुंबकीय सुई देखी होगी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जब किसी चालक तार के अंदर, ये हमारा इतना सा चालक है, मतलब चालक तो पूरा ही है जिसके अंदर धारा बड़ी, इसके अंदर देखते हैं हम ये क्या ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्या। जैसे ही हमने इसके बैटरी से जोड़ रखा है, जैसे ही हमने इसके अंदर स्विच ऑन किया तो पहले ये चुंबकीय सुई बिल्कुल 0 पे थी जब ये स्विच बंद था, मतलब ऑफ था तब। लेकिन जैसे इसको ऑन किया तो इसने विक्षेप दिखाया इधर चुंबकीय सुई। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी चालक तार के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आइए हम थोड़ी सी बात करें चुंबक के बारे में। और जो चुंबक होती है उसके 2 ध्रुव होते हैं, एक N ध्रुव और एक S ध्रुव। कौन सा N ध्रुव होता है, कौन सा S ध्रुव होता है? आपको पता है, जब चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका देते हैं तो एक उत्तर की दिशा में, दूसरा सिरा दक्षिण की दिशा में ठहरेगा और किसी भी दिशा में नहीं ठहरेगा। आप कितना ही घुमा के उसको छोड़ दो, एक उत्तर की दिशा में और एक दक्षिण की दिशा में रुकेगा। तो जो सिरा इसका उत्तर की दिशा में रुकेगा वो उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की दिशा में रुकेगा वो कौन सा होगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों ध्रुव होते हैं। और चुंबक का चुंबकत्व यानी चुंबक का पावर भी इस ध्रुवों पर क्या होता है? ज्यादा होता है। बीच की बजाय यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे बात करते हैं, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तो जो दक्षिण की दिशा में रुकता है यानी वो S ध्रुव होता है, साउथ पोल, और जो उत्तर की दिशा में रुकता है वो नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर और दक्षिण की ओर रुकता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। अब इसके बाद में हम बात करें कि चुंबक के ध्रुवों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात करें तो अगर ध्रुव समान है, चाहे N ध्रुव के पास दूसरे चुंबक का N ध्रुव लेके जाएं, एक हमारा ये चुंबक है, दूसरा हमारा ये चुंबक है। जैसे हम यहां पर दिखा रहे हैं, ये NS, लाल वाला हिस्सा है वो N है और नीले वाला N है और लाल वाला S है।
यानी एक समान ध्रुव अलग अलग ध्रुवों को जब पास में लेके जाते हैं तो उनमें होता है आकर्षण। ऐसे कह दो सजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है या समान ध्रुवों के बीच तो होता है आकर्षण, लेकिन समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। असमान ध्रुव देखो n के पास s ले जाए या s के पास n लेके जाए, जब असमान ध्रुव हैं, अलग अलग ध्रुव हैं, वी जातीय जिसको कहते हैं वी जातीय ध्रुव है, उसमें होता है आकर्षण। जबकि समान ध्रुव होते हैं, जैसे n के पास n लेके जाएं या s के पास s लेके जाएं, ये होते हैं समान ध्रुव या सजातीय ध्रुव। इनके बीच में लगता है प्रतिकर्षण। आपने देखा होगा कई बार हम चुंबक के पास लेके जाते हैं तो आकर्षित कर लेता है, दूसरे सिरे से करते हैं तो वो प्रतिकर्षित करता है। इसका मतलब है कि जो समान ध्रुव होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव होते हैं वो आकर्षित करते हैं। तो ये यहां पर याद रखना, चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और असमान या विपरीत ध्रुव में क्या होता है, उसमें आकर्षण होता है। यहां से 1 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई क्या होती है। दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई एक ही बात है, यानी जो हमें यह सूचित करती है कि ये किसी के अंदर चुंबकीय प्रभाव है या नहीं है, या फिर हमें दिशा बताने का कार्य करती है। हम देखते हैं चुंबकीय सुई आपने रखी हुई है, चुंबकीय सुई स्वतंत्रतापूर्वक, तो यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगी। जिधर भी रुकेगी वो दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा होगी। जिधर भी ये एक सिरा दिखाएगा रेड वाला, जो हमें क्या दिखाएगा, उत्तर दिशा को दिखाएगा। देखते हैं हम जंगल वगैरह में, अपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, जब वो रास्ता भटक जाते हैं तब क्या करते हैं, उस चुंबकीय सुई का उपयोग करके पता लगाते हैं कि इधर उत्तर दिशा, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम दिशा। तो देखते हैं हम क्या है, किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक सुई विक्षेपित हो जाती है। दिक् सूचक सुई भी एक छोटा क्षण चुंबक ही होता है, ये भी एक चुंबक का टुकड़ा ही होता है, ठीक है। दिक् सूचक सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है, मैंने बता दिया उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। अब देखो, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाला सिरा जो होता है उत्तरोमुखी या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जो सिरा उत्तर की ओर दिखाएगा वो उत्तरी ध्रुव होगा, और जो सिरा दक्षिण की ओर संकेत करेगा वो दक्षिणी ध्रुव या उसको कहते हैं दक्षिणोमुखी कहते हैं। आइए हम बात करते हैं इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। पहले हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र और फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यानी किसी चुंबक का जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, जहां तक उस चुंबक की पावर होती है, वो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण ले रखा है, यहाँ मान लो हमने कागज के ऊपर लोहे का बुरादा, छोटा छोटा बारीक बुरादा यहाँ पर क्या कर रखा था, बिखेर रखा था, और बीच में चुंबक रख दी। तो जहां तक वो बुरादे को, लोहे के बुरादे को अपनी तरफ खींच लेगा, वो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी जहां तक चुंबक अपना प्रभाव होता है, जहां तक जितनी क्षेत्र तक, वो उसका चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसने देखो इस क्षेत्र में क्या कर दिया, इस बुरादे को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये चुंबक का क्षेत्र है, तो वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो क्या होता है, रेखाओं के रूप में होता है। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसके कुछ गुण भी है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनना स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक का प्रभाव महसूस कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक का प्रभाव महसूस कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखो यहां पर बात करें, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ये दिशा भी बताएगी और साथ में कुछ उस चुंबक का मान भी बताएगी, तो दोनों ही चीजें होती है, इसलिए ये क्या है, इसको हम सदिश राशि भी कह सकते हैं। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। कहां से, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। एन का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव और एस का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर इसकी दिशा होती है। सदिश राशि कौन सी होती है, जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, वो राशियां सदिश राशि कहलाती है। और जिसके अंदर सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशि कहलाती है। कौन सी कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। यहां तक आपको समझ में है। इसके बाद में हम थोड़ा सा और देखें इसके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो यहां देखो क्षेत्र रेखाओं के बारे में देखें, तो किसी चुंबक के और का चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं के समूह को खींचा जाता है या काल्पनिक रेखाओं को खींचा जाता है, जिससे इन्हें क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कह देते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं भी कह देते हैं।
ये हमने देखो इस तरह से आपको यहाँ बुरादा बिछा कर देखोगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा कि यहाँ पे ये लाइनों जैसे बन जाएगा, ये इस तरह से। हमेशा ध्यान रखना जो एन ध्रुव होता है उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है और एस ध्रुव के तरफ अंदर की ओर जाती है। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे होती है? चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एन से एस की तरफ होती है। कहां? चुंबक के बाहर। एन से निकलती है और एस की तरफ जाती है, एन से निकलकर एस की तरफ जाती है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर जो होती है वो एस से एन की ओर होती है। चुंबक के अंदर कहां होती है? एस से एन की ओर होती है। जैसे मान लो आपने कोई चुंबक रखा हुआ है, ये देखो मान लो चुंबक रखा हुआ है, ये हमारा कौन सा ध्रुव है? एन ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है? एन ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है? एस ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है? तो एन से निकलकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां जाती है? एस की तरफ जाती है। एन से निकलकर एस की तरफ इसकी दिशा होती है। यहां पर इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, देखो यहां पर आपको प्रदर्शित है कैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है, वो देख सकते हैं आप। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन से एस की तरफ जाती है। ये चुंबकीय सुई आपको दिशा अपने आप बता देगी। बार बार आप चुंबकीय सुई को यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, ये दिशा अपने आप बता देगी। चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो चुंबकीय सुई को रखकर आप इसके बना सकते हैं। या क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, या चुंबकीय बल रेखाओं कह दो, एक ही बात है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसके गुण जो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है। यहाँ पर दो पर्सन इंपॉर्टेंट बनते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे पता लगाते हैं? पहली तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताती है। जैसे मान लो हमारे पास ये चुंबक है एक एन और एस, ये एन है, ये से। अब मान लो आपको क्या करना है, यहां पर इसकी दिशा पता करनी है। यहां पर तो आप यहां पर स्पर्श रेखा खींचो इस तरह से। हमने एक स्पर्श रेखा खींची तो ये इसकी दिशा होगी। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या है? ये एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या दिखाती है? उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, आपके भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अच्छी तरह याद रख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती है। ये यहां से देखो चलकर और इसके अंदर भी चलती है ऐसे, पूरे बंद वक्र के रूप में, पूरे एक बंद वक्र के रूप में, बंद रास्ते के रूप में होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? बंद वक्र के रूप में होती है। दूसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। पहला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती है, बंद वर्त के रूप में होती है। ठीक है, बंद वक्र के रूप में। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ध्यान रखना। इस तरह से चलती रहेगी लेकिन एक दूसरे को काटेगी नहीं, ये इस तरह से चलती रहेगी, एक दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल होता है। अब यहां तो दूर दूर हो जाती है लेकिन यहां आकर बहुत पास पास हो जाती है। इसलिए क्या होता है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती है वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। और अगला पॉइंट लिख सकते हैं, तथा चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये भी पॉइंट आपको ऐड करना है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, तथा चुंबक के अंदर या चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। अब यहाँ पे एक पर्सन बनता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? एक नंबर में पर्सन बन सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर देखिएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटे, यहां पर हमने देखो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहां पर काट रही है इस तरह से। अगर मान लो हम ये उत्तर भी इसी तरह लिखेंगे, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटे तो काटन बिंदु पर, यहां पर काट रही, यहां पर काटन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय सुई है वो कितनी दिशा दिखाएगी? दो दिशा, एक इधर वाली और एक इधर वाली। इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र एक रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? हम लिखेंगे, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटे तो काटन बिंदु पर चुंबकीय सुई कितनी दिखानी चाहिए? दो दिशाएं दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। यानी यहां पर काटे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दो दिशा दिखानी चाहिए, यानी इस तरह से यहां पर अगर काट रही है तो ये भी एक दिशा होगी, दूसरी दिशा ये होगी, तो इस बिंदु पर दो दिशा दिखानी चाहिए। लेकिन आपको पता है चुंबकीय सुई जो होती है एक समय में एक ही दिशा दिखा पाती है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है।
ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही यानी किसी के अंदर विद्युत धारा बह रही है तो उसके अंदर कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कैसे होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसकी बात करते हैं। तो किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमें यह पहले ही बात पर कर चुके हैं कि अगर किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं तो उसको समझते हैं। जैसे मान लो ये हमने एक परिपथ ले रखा है, इसके अंदर से हमारी धारा जा रही है। धारा हमेशा प्लस से चलकर माइनस की तरफ जाती है। ये देखो प्लस है, इस प्लस से निकल के और माइनस की तरफ ऐसे जाएगी। तो हमने यहाँ पर इस चालक के पास में चुंबकीय सुई लेंगे तो चुंबकीय सुई की दिशा कैसे दिखा रही है? इधर की तरफ। ये एन दिखाना तो ऐसे चाहिए था, देखो होता तो ऐसे है, तो एन कहां दिखाना चाहिए था? ये एन की दिशा। लेकिन ये क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित मतलब जो मेन दिशा होती है उससे थोड़ा सा क्या हो जाती है? बदलाव कर लेती है। और जब हम धारा की दिशा बदल लेते हैं, अब देखो माइनस इधर कर दिया, प्लस इधर, पहले इधर प्लस था इधर माइनस था, अब धारा की दिशा बदल दी, अब इधर से चल के इधर आती है तो विक्षेप भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। विक्षेप भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती है। धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होता है। धारावाही चालक के कारण अलग अलग धारावाही चालक लेते हैं, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। सबसे पहले सीधा धारावाही चालक लेते हैं, मतलब सीधी तार लेते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा। दूसरा हम वर्ताकार पास लेते हैं इस तरह से, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा। और तीसरा हम परिनालिका लेते हैं तो उसके अंदर कैसे चुंबकीय क्षेत्र होगा, उत्पन्न होता है। तीनों बातें हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे कि सीधा धारावाही अगर सीधी तार है बिल्कुल तो उसके चुंबकीय क्षेत्र, अब ये तो है कि हमने चुंबक को तो कह दिया कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है, या इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी एन से चलकर एम की तरफ। इसमें हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हम क्या है, तीन अलग अलग स्थितियां लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं सीधा चालक, सीधा मतलब सीधी तार। दूसरा है वर्ताकार, अगर वर्त के रूप में हो इस तरह से। और तीसरा है परिनालिका। अब ऐसा वर्त ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, इसमें तो हम कनेक्शन ही नहीं कर सकते लाइट का। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम लाइट का कनेक्शन कर देते हैं। ये वर्ताकार ले लिया और यहां से एक के अंदर विद्युत धारा जाएगी, एक से बाहर आएगी वापस, विद्युत धारा यहां चल के आएगी। तो इस तरह से हम वर्ताकार पास बनाते हैं। और तीसरा परिनालिका हमारी इस तरह से होती है, यानी अनेक पेड़ों वाली ऐसे ऐसे घुमाकर तांबे की तार को लपेट देते हैं तो वो क्या बन जाती है? परिनालिका। हालांकि आगे पढ़ेंगे इसकी परिभाषा भी क्या है। हाँ, सबसे पहला हम बात करते हैं सीधे धारावाही चालक के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सीधा धारावाही चालक, ये देखो हमने सीधी तार ली है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा उसको देखते हैं। किसी सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब कहें किसी धारावाही चालक, सीधे धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को सकेंद्रीय वर्तों के रूप में निरूपित किया जाता है। अब इसके अंदर हम क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो किस तरह से खींचेंगे, तो सकेंद्रीय वर्त के रूप में। तो सकेंद्रीय वर्त कौन से होते हैं? जिनका केंद्र एक ही है, एक वर्त ये बना दिया, दूसरा वर्त ये बना दिया, तीसरा ये वर्त। तो ये सकेंद्रीय वर्त है जिनका केंद्र एक ही है लेकिन वर्त बहुत सारे हैं। तो इसी तरह से बनता है। इसका मेन जो वायर होती है वो ये होती है, ठीक है। एक क्या होते हैं, मतलब इस तरह से वर्त, ये मान लो उंगली है, इसके वर्त ये हो गया, एक ही वर्त ये, थोड़ा उससे बड़ा वर्त, ये उससे बड़ा वर्त, इससे बड़ा वर्त, ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे होती है। यहां लिखा हुआ है देखो, इस चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को सकेंद्रीय वर्तों के रूप में निरूपित किया जाता है। किसके रूप में? वर्तों के रूप में। इस तरह से सकेंद्रीय वर्तों के रूप में निरूपित किया। जैसे हम मान लो ये चालक है, इस तरह से बाहर, तो इसके बाहर इस तरह से दिखाएगा, ये बाहर ऐसे। और चालक तार से दूर जाने पर सकेंद्रीय वर्तों का साइज बड़ा होता जाता है। देखो ये छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इससे बाहर जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप क्या करते हो, यहां से ये है चालक तार, ये हमारी चालक तार है, यहां से इससे जैसे जैसे दूर जाओगे वर्तों का जो है साइज वो क्या हो जाएगा? बड़ा होता जाता है। वर्तों का साइज क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहां पर हमने एक बैटरी जोड़ रखी है, ये प्लस वाला हिस्सा है, ये माइनस है, तो प्लस से चलकर माइनस की तरफ जा रही है। तो ये सकेंद्रीय वर्त देखो इस तरह से दिखा रहा है। ये यहां से तार के अंदर चारों तरफ इस तरह से, कागज के ऊपर हमने दिखाएं तो इस तरह से बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पे, जब
विद्युत धारा के मान में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। वहां पर हमने कहा है जैसे जैसे हम किसी भी चालक के अंदर धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के आई के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। दूसरा है किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। अब यहां से चुंबकीय क्षेत्र आप बात करोगे, मान लो किसी चालक के अंदर, पहला है ये हमारा चालक है, इसके अंदर आप धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। दूसरा है अगर आप यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखोगे इससे तो ज्यादा होगा, यहां पर जाओगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, यहां पर जाओगे तो और कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे, चालक से दूरी आप बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखते हैं? 1/दूरी, 1/दूरी लिखते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम बात करते हैं यहां पर एक चीज की बात करते हैं कि हमने जो ये पढ़ा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अब हम क्या करते हैं यहां पर इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके चारों ओर हमने ये तो कह दिया सेकेंडरी वर्तों के रूप में होगा। अब इसकी दिशा क्या होगी? हम चुंबक के अंदर तो बता देते हैं कि चुंबक के अंदर एन से निकलकर एस की तरफ होती है, एन से निकलकर एस की तरफ भी होती है। ये एन हो गया, ये एस हो गया। लेकिन यहां पर इसके अंदर हम कैसे पता लगेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक नियम है जिसको हम कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त मतलब हमारा जो दायां हाथ होता है, राइट हैंड होता है, वो होता है हमारा दक्षिण हस्त। ये है हमारा दक्षिण हस्त, दक्षिण हस्त मतलब दायां हाथ, ठीक है, राइट हैंड जो है। इस नियम के अनुसार देखो हमें क्या करना है, इस नियम के अनुसार हमें इस तरह से रखना है कि अंगूठा ऊपर की ओर और अंगुलियां मुड़ी हुई रहे, अंगूठा ऊपर की ओर रहे और उंगलियां मुड़ी हुई। तो ऊपर की ओर अंगूठे को क्या रखना है? अंगूठे को अगर हम किसकी दिशा में रखें? विद्युत धारा की दिशा में रखें। अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखें तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी अगर आप विद्युत धारा ऊपर की तरफ जा रही है तो विद्युत क्षेत्र क्या है? इधर से घूम के ऐसे ऐसे कैसे घूमेगा? आप देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे, इसके बाहर ऐसे घूमेगा, ऐसे। यहां पर देखो इसको उल्टा दिखा रखा है, तो उल्टा कैसे है? इसको ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे पकड़ोगे तो क्या होगा? ये हमारा कौन सा है? दायां हाथ है, वो मैं बायां हाथ से दिखा रहा था। अब समझो इसको ध्यान से, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा राइट हैंड है, दायां हाथ है। अब देखो मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, अब देखो ऐसे, इसको मैं ऐसे पकड़ता हूं तो अंगूठा नीचे की तरफ, अगर मान लो इसके अंदर धारा नीचे की तरफ जा रही है, धारा क्या जा रही है? नीचे की तरफ, तो इस तरह से, तो चुंबकीय क्षेत्र अंगुलियां कैसे है? इस तरह से मुड़ के इधर जा रही है, इस तरह से मुड़ के, तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है? देखो इधर से इधर की तरफ और आगे से इधर की तरफ, ये प्रदर्शित करेगा। विद्युत धारा देखो नीचे की तरफ जा रही है। तो ये इस नियम में लिखा है। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े, इस धारावाही चालक को अपन इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। अंगूठा क्या रहे? धारा की दिशा में। तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। पेपर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किसे कहते हैं, या किसी सीधे धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। सीधे धारावाही चालक तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का नियम, तो हम इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तब भी आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखना है, दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम। यानी हम क्या कहेंगे, इस नियम के अनुसार हम दाएं हाथ के अंगूठों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें तो मुड़ी हुई अंगुलियां, यानी हम कह सकते हैं किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। यहां इसके कुछ उदाहरण है कि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं। पहला हमने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे, इसके अंदर धारा बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, इसकी और बढ़ जाएगा। यहां हो गया धारा का मान और बढ़ा दिया तो और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। लेकिन दूरी है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे देखो इसमें विक्षेप कम होता जाएगा। यहां हमारा चालक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा विक्षेप दिखाएगा, यहां चुंबकीय सुई रखोगे उससे कम दिखाएगा, यहां रखोगे उससे कम। और एक स्थिति ऐसे आएगी जब चुंबकीय सुई विक्षेप दिखाना बंद कर देगी। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कम होता रहता है, जो हमने पीछे देखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आता है, वो है विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण। हमने सीधे धारावाही चालक पीछे देख लिया, अब वर्ताकार पास के कारण कैसे हम देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, इस तरह से बना हुआ वर्ताकार पास है। इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, उसी तरह धारा प्रवाहित करते हैं। इसके अंदर से मान लो नीचे से यहाँ धारा अंदर जा रही है आई, और यहां से धारा वापस आएगी।
ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। दूरी के व्युत्क्रम हमने बात कर ली, दूरी के व्युत्क्रम, जैसे दूरी दूरी बढ़ाओगे वैसे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। इसी प्रकार जैसे हमने बात की थी सीधे धारावाही चालक के अंदर दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, इसी प्रकार किसी धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार के दूरी जाने पर लगातार बड़ा होता है। यानी सकेंद्रीय वृत्त भी क्या है, इस हिस्से पर देखो ये वृत्त छोटा है, ये वृत्त क्या है, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, वर्त बड़ा होता था ना। यानी जैसे जैसे इस पास से दूरी बढ़ रही है सेकेंडरी वर्तों की, यहां भी वर्त बनेंगे उसी तरह, लेकिन जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ रही है वर्तों का साइज बढ़ रहा है, यानी दूरी बढ़ने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। जैसे ही वर्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं, इन वर्तों का चाप सरल रेखाओं के जैसे प्रतीत होता है। अब यहां पर देखो, पहले तो यहां वर्त बने, धीरे धीरे आप यहां पर क्या जाओगे, इसके केंद्र पर पहुंचते हैं, इस चाप वर्ताकार, ये चूड़ी जैसे है, जैसे हम चूड़ी होती है ना उस तरह से, लेकिन यहां से हम विद्युत धारा अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए हमने यहां पर क्या कर रखा है, जगह छोड़ रखी है। तो हम देखते हैं यहां पर जैसे जैसे ये केंद्र की तरफ जाता है, ये इसका केंद्र है, तो वैसे वैसे ये क्या हो जाते हैं, वैसे वैसे वर्त क्या हो जाते हैं, वर्त बड़े होने लगते हैं। और विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा के भांति, और बिल्कुल केंद्र पर आ जाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी रेखा हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, सीधी रेखा हो जाएगी। यहां पर देखो हम वही नियम लगा रहे हैं, दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम। यहां पे हम दाएं हाथ को देखो, हमारी विद्युत धारा कैसे जा रही है, इधर से चल के ऐसे जा रही है, इधर से चल के, तो हम इसको कैसे पकड़ेंगे, इस तरह से, अंगूठा हमारा धारा की दिशा है तो उंगली ऐसे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर से जाके बाहर से घूम के ऐसे आ रही है, ऐसे, और ऐसे नीचे वाले में उल्टा इसका, इस तरह से, क्योंकि धारा इधर जा रही है, तो ये देखो, तो धारा इधर जा रही है तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र नीचे से अंदर की तरफ जा रहा है और इससे अंदर बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की यहां पर दिशा है। इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में और समझते हैं, किसी विद्युत धारावाही तार के कारण दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा के पर निर्भर करता है। अब उसमें भी क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा पर ही निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा पर ही। जैसे जैसे उस पर जो हमने पास लिया है वर्ताकार पास, उसके अंदर धारा बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ेगी। और आगे बात करें, यदि हमारे पास n फेरों की कुंडली हो, अगर उनमें एक ही वो हमने लिया था वर्ताकार पास, ऐसे बहुत ज्यादा ले ले तब भी हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। जितने हम फेरे लेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, देखो एक ही वर्त ले रखा है, एक ही, ऐसे 2 3 4 हमने एक ले लिया, जैसे एक ले लिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे ले लिए वर्त, तो जितने वर्त होंगे उतने गुना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। जैसे हमने n फेरों की कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम एक फेरे के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना हो जाएगा। एक से जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अगर n फेरे लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र n गुना बढ़ जाएगा। और प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा में प्रवाहित दिशा समान रहेगी, और प्रत्येक फेरे में क्या रहेगी, विद्युत धारा की दिशा समान रहेगी। तो ये हमारा दूसरा था। तीसरा देखो विद्युत धारावाही कौन सा लेते हैं, वो है परिनालिका या कुंडली कह दो। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में। अब हमने क्या किया है, विद्युत धारा तांबे के साथ बहुत सारी क्या है, वर्ताकार कुंडलियां ले ली, इस तरह से लपेटी हुई बहुत सारी है। यानी हमने क्या किया, एक विद्युत रोधी तांबे की तार है, विद्युत रोधी मतलब आपस में टच हो जाए तो शॉर्ट नहीं हो, इस तरह की हमने क्या की, कुंडली इस तरह से बना रखी है। स्प्रिंग होती है ना, जैसे स्प्रिंग टाइप में ही है, ये स्प्रिंग टाइप में ही है। अब स्प्रिंग के दोनों हिस्से हमने निकाल के और किसी बैटरी से जोड़ रखे हैं। तो पहले तो देखो कहते हैं किसे, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के बेलनाकार आकृति, बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाले कुंडली को परिनालिका कहते हैं। सबसे पहले तो परिनालिका कहते किसे हैं, पास पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे की तार की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं, इतना ही याद रखना है। पास पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे की तार, ये ध्यान रखना है, विद्युत रोधी तांबे की तार की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। आपको यहां पर दिख रहा है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, इसमें देखिएगा परिनालिका में, जब भी हम इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा वैसे ही जाएगी, एक दिशा से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी, और बीच में से बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से गुजरती है। तो यहां पर हम देखें, इसमें से जैसे आप देख सकते हो ये चित्र, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे जाएगी, ये देखो प्लस में माइनस की तरफ जा रही है, ये हमारा n ध्रुव की तरह काम करता है और ये s ध्रुव की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा n से निकल कर s की तरफ जा रही है, ये देखो।
ठीक है, तो यहां पर हम देखें परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। हमने ये बात की कि जब हम इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। ठीक है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समांतर रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। यहां पर देखो सारी समांतर रेखाएं बन जाती है। बाहर तो वर्त के रूप में घूम के आ रही है, ये यहां से इससे घूम के आ रही है, लेकिन अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, ये समांतर रेखाओं के रूप में बहुत सारी जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को टच तो करती नहीं है। तो ये किसके रूप में होती है, यहाँ पर समांतर रेखाओं के रूप में होती है। परिनालिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नरम लोहे की परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकीय बनाने में किया जा सकता है। अब वैसे हम नॉर्मली तो सीधा अगर लपेट रखिए तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, अंदर होगा तो ज्यादा, क्योंकि समांतर रेखा पास पास में है तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र रखा है। लेकिन अगर आप और भी प्रबल चुंबक बनाना चाहते हो तो इसके अंदर क्या रख दो, नरम लोहे की रोड रख दो। नरम लोहे की रोड इसके अंदर रख देते हैं, कुंडली के अंदर एक नरम लोहे की ये रही, ये हमने क्या रख दी, नरम लोहे की रोड रख दी। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र वो और अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, और अधिक बढ़ जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। देखो यहां पर यही बात लिखी है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे परिनालिका में रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इसके अंदर आप परिनालिका में कुछ और रोड वगैरह रख दोगे तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी हमने विद्युत द्वारा चुंबक बनाया तो इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का पर प्रबल बल। यानी विद्युत क्षेत्र में किसी भी धारावाही चालक पर कैसे प्रबल लगता है। जैसे हम देखते हैं, हमने देखा है चुंबक एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित और प्रतिकर्षित करती है। तो उसके ऊपर कोई बल लगता है तभी तो वो आकर्षित कर रही है। यानी आपने क्या किया, यहां लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा रखा और यहाँ पे एक चुंबक लेके गए, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। यानी इसके ऊपर कोई बल लगा तभी तो खींच लिया इसने। तो हम वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, कितना बल होगा, कैसे बल होगा वो देखो। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने बताया था कि चुंबक को विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है। ये कहता है कि जितना हम चुंबक उसके ऊपर बल लगा रहा है उतना विपरीत दिशा में भी एक बल लगता है, उसके समान ही विपरीत दिशा में एक बल लगता है, आरोपित होना चाहिए। उसने कहा एक समान भी बल लगना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें जो बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में उतना बल लगता है। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहां पर देखते हैं। हमने क्या किया है, एक यहां पर छड़ ले ली, एक चालक रोड ले ली, ठीक है, जिसके अंदर छड़ एल्यूमिनियम की छड़ ले ली, जिसके अंदर हमने क्या किया, इसको यहां पर इस परिनालिका से जोड़ रखा और इसके पास में क्या है, यू आकार की एक क्या लेंगे, चुंबक। ठीक है, एक हम क्या करते हैं, चुंबक लेके जाते हैं। तो हम देखते हैं जब इसके पास उत्तरी ध्रुव को लेके जाते हैं तो इसके बीच में आकर्षण होता है, दूसरे ध्रुव को लेता है, एक ध्रुव की तरफ ये क्या करता है, एक पास इसमें लेके जाते हैं तो एक तरफ आकर्षित होता है, अगर एस ध्रुव को ले जाते हैं तो ये प्रतिकर्षित करता है। चुंबक वाला ही है कि एक उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लेके जाएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास लेके जाएंगे तो ये आकर्षित करेगा। तो वही यहाँ पर लिखा है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक से एल्यूमिनियम की छड़ विक्षेपित होती है। चुंबक से एल्यूमिनियम की छड़ क्या होती है, विक्षेपित होती है, और चुंबक के ध्रुव बदलने पर विक्षेप भी दूसरी तरफ होता है, विक्षेप भी दूसरी तरफ होता है। एक तरफ मान लो पास आ रहा है तो दूसरा ध्रुव लेके जाएंगे तो वो दूर जाएगा, या फिर पहले ध्रुव में दूर जा रहा है तो दूसरे ध्रुव को ले जाएंगे तो वो पास आएगा। अब इसके कारण क्या है, अतः इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय तथा एल्यूमिनियम की छड़ के बीच एक बल उत्पन्न हो जाता है। ये पास आना और दूर धकेलना कौन कार्य कर रहा है, यानी किसी चीज को खींचना और धक्का देना, वही तो बल होता है। यानी इसके अंदर एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण छड़ चुंबक विक्षेपित होती है, जिसी के कारण क्या है, छड़ चुंबक या तो दूर जा रही है या फिर पास आ रही है। ठीक है, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बल किधर की तरफ लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक नियम दिया था जिसका है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। बाएं हाथ कौन सा होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसके अनुसार। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या है, विद्युत धारा की दिशा हमें पता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है, तो हम बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। देखो किस तरह से हम ये देखते हैं आगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम या बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार आपको क्या करना है,
हमारी जो 3 उंगलियां अपने बाएं हाथ के, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी कौन सी होती है, ये वाली उंगली, मध्यमा कौन सी उंगली, ये वाली, और अंगूठा कौन सा, अंगूठा तो आपको पता ही है, ये इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे। तीनों एक दूसरे के क्या रहे, देखो तीनों एक दूसरे का, इन दोनों के बीच 90 डिग्री कौन बन रहा है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का, इनके इनके बीच में, यानी तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। तो हम यहां पर देखते हैं ये जो उंगली है हमारी, ये तर्जनी, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखनी है, हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र हम ही लगा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा हमें ये भी पता है कि विद्युत धारा कैसे बह रही है, तो ये विद्युत धारा की दिशा, मध्यमा कौन सी बता रही है, विद्युत धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा बताएगा। तो अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा। यही यहां पर लिखा हुआ है, देखो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो हम कहते हैं यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी हमारी कौन सी है, ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं तो हमें पता है उसकी दिशा, तो दिशा में संकेत करें तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर बल की दिशा को बताता है। तो जो अंगूठा होगा, जो अंगूठा होगा इस तरह से, वो क्या बताएगा, चालक की दिशा बताता है। ठीक है, चालक की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये क्या है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा क्योंकि इसी नाम से ही पूछा जा सकता है आपसे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हम जब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विद्युत मोटर, उसमें भी यही काम आएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम आने वाला है। विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत से चलती है। मोटर को किससे चलाते हैं, लाइट से, तो यानी ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण लाइन, पहली ही लाइन बहुत महत्वपूर्ण है इसकी, कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कैसे आप याद रखोगे, क्योंकि मोटर चलती किससे, लाइट से, और मोटर से हम क्या है, कई तरह के उपकरण चलाते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये ऐसी युक्ति है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी इससे हम कोई उपकरण यानी यंत्र चलाते हैं तो ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। ये किस सिद्धांत पर, अब आपको मोटर के बारे में चार चीजें याद रखनी है। एक, इसका सिद्धांत, दूसरी इसकी बनावट कैसे बना, तीसरा इसकी कार्यविधि कैसे कार्य करता है, और चौथा इसके उपयोग। ये चार चीजें हमें याद रखनी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिद्धांत। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल आघूर्ण के कारण घूमने लगती है। क्या बात कही है यहाँ पर, ये भी लाइन आप लिख सकते हो किसके अंदर, सिद्धांत के अंदर, कि जो मोटर है वो एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और हम कहेंगे जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये हमारी आयताकार कुंडली है, इसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकीय बल आघूर्ण के कारण घूमने लगती है। जब भी इसके अंदर चुंबकीय बल आघूर्ण लगेगा, ये तो दोनों बड़े बड़े चुंबक लगा ही दिए, और जैसे ही यहाँ लाइट से जोड़ के इस लाइट को ऑन करेंगे तो ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, तो बल आघूर्ण के कारण ये भी क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। जैसे हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ से कहा था ना, एक बल कार्य करता है, तो वो बल इसको घुमाने में सहायता करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, रचना कह दो या बनावट कह दो। तो विद्युत मोटर के अंदर चार मुख्य पार्ट होते हैं। कौन कौन से चार मुख्य पार्ट, विद्युत क्षेत्र। पहला, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हम क्या करते हैं, दो बड़े बड़े शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव N और S लेते हैं। हम क्या करते हैं, दो अति शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव N और S लेते हैं, जिन्हें हम क्षेत्र चुंबक कहते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरा है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर होता है आयताकार जो है विद्युत रोधी तांबे की तार की लिपटी, विद्युत रोधी तांबे के तार पर लिपटी, यानी कच्चे लोहे पर या विद्युत रोधी तांबे की तार की अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है। विद्युत रोधी तांबे से लिपटी अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। कौन से, आयताकार कुंडली होती है, और इसके ऊपर ये देखो तार लपेटी हुई, विद्युत रोधी तांबे की तार, अनेक फेरों वाली, बहुत सारे इसके ऊपर फेरे होते हैं, तो ये इसके अनेक फेरों वाली क्या होती है, कुंडली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। तीसरा है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, दो अर्धवर्ताकार या अर्धवलयकार के दो क्या होते हैं, वलय जुड़े होते हैं, धातु के बने वलय होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। किसके ऊपर, ये जो है इससे जुड़े बाह्य परिपथ से जुड़े होते हैं, जो क्या करते हैं, ये हमारी कुंडली से हिस्सों से जुड़े हुए होते हैं, और जो कुंडली के साथ क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, जो कुंडली के साथ घूर्णन करते हैं। और इसके बाद में चौथा है ब्रुश, जो किसके बने होते हैं, कार्बन के। ये किसका बना होता है, धातु का। ब्रुश इस तरह से, ये जो हमारा विभक्त वलय है, ये विभक्त वलय जो है इसके ऊपर टच किए हुए रहते हैं,
कार्बन के जो ब्रुश होते हैं वो क्या होते हैं, दो कार्बन के बने ब्रुश होते हैं जो विभक्त वलय को स्पर्श करते हैं, सिर्फ विभक्त वलय को स्पर्श करते हैं और जिनसे बाह्य परिपथ को जोड़ा जाता है या जिनसे बाह्य परिपथ से कनेक्ट होते हैं। ये हमारी बनावट है। ये आप इस तरह से बनावट लिख सकते हो। यहां पर वही पॉइंट सारे लिख रखे हैं हमने बनावट के अंदर कि इसमें शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव N और S होते हैं जिसके बीच में आर्मेचर को रखा जाता है। दो शक्तिशाली चुंबक है जिनके बीच में तो आर्मेचर रखा हुआ है, ये हमने लिख दिया। दूसरा हमारा क्या है, आर्मेचर या कुंडली क्या होती है, यह एक नरम लोहे पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे की तार की अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है। क्या होती है, आयताकार कुंडली, यही हमने कहा था। उसके बाद में विभक्त वलय, कुंडली के सिरे A और D से अलग अलग धात्विक वलय P और Q जोड़ दिए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये कुंडली के साथ क्या करते हैं, घूमते हैं, कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। और चौथा है ब्रश, ये कार्बन के बने या किसी धातु के बने हुए पत्तियों से बने होते हैं जिनका एक सिरा विभक्त वलय से स्पर्श करता है और दूसरा सिरा बाह्य परिपथ से संयोजित होता है। ये हमने किया। अब देखो ये इसकी कार्यविधि कैसे कार्य करता है, तो इसको आप कार्यविधि को यही समझिएगा ध्यान से। यहां हम समझते हैं इस कार्यविधि को ध्यान से, तो यहां पर देखिएगा हमने ये आयताकार कुंडली रखी है ABCD। जब हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर ये जो विभक्त वलय बाहर ये ब्रश है वो किससे जुड़े हुए, बाह्य परिपथ से। जब हम इसमें स्विच ऑन करते हैं तो धारा कैसे बहती है, धारा बहते हुए X की तरफ जाती है। किससे, ब्रश X से होते हुए किसके अंदर जा रही है, P के अंदर, और P से होते हुए कहां जाती है, A से होते हुए B और C से होते हुए D। तो यहां पर हम देखते हैं A B और CD में धारा विपरीत है। AB में तो धारा कहां जा रही है, ऊपर की तरफ। AB से तो धारा कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, जबकि CD में कहां जा रही है, नीचे की तरफ। AB तथा CD में क्या होती है, विपरीत धारा बहती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अगर धारा अलग अलग है तो यहां पर बल की दिशा भी अलग अलग होगी। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम से या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, वाम हस्त नियम से या बाएं हाथ के नियम से हम कह सकते हैं कि ये जो बाएं हाथ के नियम से जो कुंडली है वो CD नीचे की तरफ और नीचे की तरफ बल लगेगा और AB पर ऊपर की तरफ बल लगेगा। CD पर नीचे की ओर और AB पर ऊपर की ओर। तो ये क्या करेगी, ये इस तरह से घूमेगी, इस तरह से घड़ी की दिशा में, वामावर्त दिशा में क्या करने लग जाती है, घूर्णन करने लग जाती है। वामावर्त दिशा में घूर्णन करने लग जाती है, यानी ये ऐसे घूम के और ऐसे आ चुकी है, यानी सॉरी इस तरह से, CD ऊपर की ओर, ये इससे। ये देखो यहां पर मान लो ये CD वाला हिस्सा है, ये B वाला, AB नीचे की ओर करेगा, CD ऊपर की ओर आ रहा है, ये ऐसे घूम जाएगा। आधे घूर्णन के बाद में क्या हुआ, X और Y ने अपनी दिशा बदल ली। सॉरी, P और Q क्या कर लेते हैं, अपनी दिशा बदल लेते हैं, क्योंकि P और Q किससे जुड़े हुए हैं, कुंडली से। जो X D से कौन सा जुड़ा हुआ है, अभी हम देखें तो D से जुड़ा हुआ है हमारा, D वाले हिस्से से हमारा कौन सा उससे जुड़ा हुआ है, Q जुड़ा हुआ है। और P वाले हिस्से से कौन सा जुड़ा हुआ है, सॉरी अभी जो देखें तो X किससे जुड़ा हुआ है, P से, और Y किससे जुड़ा हुआ है, Q से। लेकिन जैसे ये घूम के आता है तो पता है आपको P और Q तो, X और Y तो ब्रश है जो सिर्फ टच किए वही रहते हैं। आधे चक्कर के बाद में क्या होता है, आधे चक्कर के बाद में X और Y तो वही रहते हैं लेकिन P और Q जगह अपनी बदल लेता है। तो Q इधर से चल के इधर आ जाता है, तो X के संपर्क में Q आ जाता है और Y के संपर्क में क्या आ जाता है, P आता है। तो फिर से धारा की दिशा क्या हो जाती है, ऐसी रहती है कि अब CD में धारा ऊपर की ओर और AB में नीचे की ओर। तो धारा कैसे बहती है, C से D की ओर और D से C की ओर और B से A की ओर बहती है। तो फिर से क्या होता है, अब की बार आधे गुणन के बाद में अब क्या होता है, अब AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर गति करता है, AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर। तो वही एक ही दिशा में क्या होता है, घूर्णन होता रहता है, एक ही दिशा में घूर्णन होता रहता है। तो यही प्रक्रिया बार बार चलती है और ये जो होता है घूर्णन, आर्मेचर क्या करता रहता है, घूमता रहता है और लगातार अपने क्या होते हैं, विभक्त वलय अपनी दिशा बदलते रहते हैं, जिससे क्या होता है, घूर्णन जो होता है एक ही दिशा में होता रहता है। ये आपको किस में लिखना है, ये आपको विद्युत मोटर की कार्यविधि में लिखना है। देखो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। जब कुंडली ABCD में धारा प्रवाहित होती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार CD ऊपर की ओर और AB नीचे की ओर बल कार्य करता है। CD पर ऊपर की ओर, AB पर नीचे की ओर कार्य करता है, जिससे कुंडली में वामावर्त दिशा में घूमती है। जिससे कुंडली वामावर्त दिशा मतलब घड़ी की दिशा में घूमती है, जिससे घूर्णन के पश्चात AB और CD अपना स्थान बदल लेते हैं और अब P Q B अपने स्थान बदल लेते, P और Q भी अपने स्थान बदल लेते हैं। अब Y के संपर्क में P तथा X के संपर्क में Q आ जाता है और अब धारा D से C और B से A की ओर बहती है। तो फ्लेमिंग के नियमानुसार अब AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर बल कार्य करता है, जो कुंडली की
पहले की दिशा में घुमाता है। जैसे कुंडली पहले घूम रही थी वापस उसी दिशा में, यह क्रिया लगातार होती रहती है और आर्मेचर के साथ शाफ्ट जोड़कर मशीन चलाई जा सकती है। इस आर्मेचर में देखो बीच में शाफ्ट लगी हुई है, इस शाफ्ट से हम कोई भी चीज जोड़कर उसको घुमा सकते हैं। तो ये हमारी मोटर की क्या है, कार्यविधि है। इसके बाद में हम देखें मोटर का उपयोग क्या है, व्यवसायिक या शक्तिशाली। मोटर को कैसे बढ़ा सकते हैं हम देख लें। छोटी सी मोटर भी आती है जिसको आधा एचपी की, 1 एचपी की, 2 एचपी की। एचपी का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर कितना होता है, शक्ति किसमें होती है, वाट में, तो वो मशीन की शक्ति होती है। अगर 701 एचपी बराबर होता है 746 वाट। 1 एचपी बराबर कितना होता है, 746। एचपी मतलब हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। इसको हम क्या कहते हैं, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अच्छी तरह याद रखिए। अब देखो हम कैसे शक्ति बढ़ा सकते हैं मोटर की। सबसे पहले स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग करके। विद्युत चुंबक ज्यादा ताकतवर होती है, तो चुंबक जितनी ताकतवर होगी उतनी मशीन की पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उतनी मशीन की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, विद्युत चुंबक के स्थान पर क्या प्राकृतिक चुंबक के स्थान पर या स्थायी चुंबक के स्थान पर हम विद्युत चुंबक का प्रयोग करें। दूसरा है हम कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें। यहाँ जो कुंडली है उसके अंदर फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो भी चुंबक इसका जो मोटर है इसकी पावर बढ़ जाएगी। और तीसरा जो है वो है नरम कुंडली को नरम लोहे के रोड पर लपेटकर। एक देखो हमने बात की थी, अगर बिना किसी रोड पर लपेटी हुई कुंडली है तो उसकी पावर कम होती है, अगर उसके अंदर नरम लोहे की रोड डाल देते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है। तो तीसरा ये है कि उसके अंदर क्या कर सकते हैं, कुंडली को नरम लोहे की रोड पर लपेटकर, विद्युत रोधी तांबे की तार को लपेटकर, तो उस कुंडली की पावर बढ़ जाएगी, तब भी मशीन की पावर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी पावर बढ़ा सकते हैं। अब बात करें इसके उपयोग, विद्युत मोटर के उपयोग क्या है। विद्युत मोटर के उपयोग क्या है, तो विद्युत मोटर के उपयोग अपने देखते हैं घरों में, पंखों में, विद्युत पंखों में, विद्युत मिश्रकों में। मिश्र आपने देखे होंगे, रोड वगैरह बनाते हैं तो जो मिश्र चलाते हैं, मिश्रक होते हैं जो, ठीक है, उसमें किया जाता है। वॉशिंग मशीनों में घुमाने के लिए। कंप्यूटर में देखा होगा एक फैन लगा होता है उसको घुमाने में। सीडी प्लेयर, MP3 प्लेयर, जो पहले MP3 वगैरह प्लेयर होते हैं उसके अंदर लगा होता है। और ऐसे कई तरह के आपके दिमाग में बहुत सारे आ रहे होंगे जिसमें मोटर लगी होती है। मिक्सी में, हमारे घर में जो मिक्सर होता है उसके अंदर मिक्सी में लगी होती है। तो इस तरह के उपकरण है। अब आपको पेपर के अंदर चित्र कैसे बनाना है वो यहाँ पर देखो। हमने एक तरफ एन बना दी, एक तरफ है, इसके अंदर आयताकार कुंडली बनाई, इसके अंदर ऐसे बना दिए। यहाँ पर 2 विभक्त वलय बना दिए इस तरह से। विभक्त वलय कैसे बनाए हमने, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम विभक्त वलय इस तरह से बना सकते हैं, ये हमने बना दिया। और इसके बीच में ऐसे रोड बना दो ये, ठीक है। और इसको बाह्य परिपथ से एक क्या लगा दो, बैटरी से जोड़ दो, एक स्विच से जोड़ दो। तो ये विभक्त वाले हो गए। इसके नाम लिखना जरूरी है। एन और एस क्या है, 2 शक्तिशाली चुंबक है। इसके बीच में ये आर्मेचर हो गया, इसको हम नाम देते हैं ABC और D। ये PQ क्या हो गए, PQ हमारे हैं 2 विभक्त वाले। XY क्या है, 2 पुरुष हैं। तो इस तरह से हम चित्र बनाते हुए इसका नाम लिखना जरूरी है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हम जो आते हैं अगले टॉपिक में वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर 100% प्रश्न बनेगा एक विद्युत मोटर पे या फिर आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। 100% पूछेगा, एक बड़ा प्रश्न इसमें से 100% आने वाला है। तो ध्यान से इसको समझिएगा और अच्छी तरह कीजिएगा कि विद्युत जो हमारा है विद्युत मोटर और विद्युत धारा जनित्र क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। तो यहाँ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत जनित्र को समझने से पहले, प्रत्यावर्ती धारा को जनित्र को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसको हम देखें। तो जब किसी कुंडली को ऐसे क्षेत्र में रखा जाए जहां चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। क्या मतलब है इसका, अगर हम किसी कुंडली को ऐसे क्षेत्र में रख दें, किसी कुंडली को ऐसे क्षेत्र में रख दें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली को ऐसे क्षेत्र में रख दिया जाए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होता है तो वो क्या करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। वो क्या करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपसे पूछे विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो जब किसी कुंडली को ऐसे क्षेत्र में रख दिया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होता है तो जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। इसको दूसरी तरह से कैसे लिखा जाए, जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराए के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। दूसरी तरीके से हम कैसे लिखते हैं, ध्यान देखो, जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रभाव या विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी हमने एक तरफ कुंडली ले रखी है,
ठीक है, और दूसरी तरफ हमने चुंबक ले रखी है। ठीक है, अगर लगातार इसमें से या तो कुंडली को आप बार बार आगे पीछे करो, इसमें परिवर्तन करो, या फिर चुंबक को आगे पीछे करो, जिससे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो, तो इस कुंडली में क्या होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप यहाँ पर छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने कुंडली रखी, एक चुंबक है, अगर ये चुंबक रुकी हुई है और यहाँ पर हमने क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एक नाम आएगा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। क्या है, मैं यहाँ पर ध्यान से लिख रहा हूं, अच्छी तरह देखिएगा, गैल्वेनोमीटर। इसको हम जी से दर्शाते हैं, ये जो हमने जी लिखा हुआ है ये गैल्वेनोमीटर होता है। यहाँ पे क्या कार्य है इसका, एक तो ये बताता है कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही। पहला तो ये काम है इसका, विद्युत धारा का पता करता है कि इसमें विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा विद्युत धारा की दिशा को भी बताता है। देखिएगा गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, अच्छे से समझिएगा, 1 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पे कि उस उपकरण का नाम बताइए जो ये बताता है कि विद्युत धारा किसी परिपथ में विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही, या फिर ये पूछ ले विद्युत धारा की दिशा बताने वाला। तो दोनों ही ये बताता है गैल्वेनोमीटर। एक तो ये भी बताता है इसके अंदर विद्युत धारा बह रही है, और दूसरा ये भी बताता है कि ये क्या है, विद्युत धारा की दिशा भी बताता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जब हमारी ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर 0 दर्शा रहा है, जब ये चुंबक रखी हुई है। अब आप चुंबक को पास लाओगे, जब चुंबक को पास लाओगे तो ये देखो इसने विक्षेप इधर की तरफ दिखा दिया, विक्षेप इधर की तरफ दिखा दिया, और जब दूर ले जाओगे, वापस दूर ले जाओगे तो ये विक्षेप दूसरी दिशा में दिखाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे जाओगे ये विक्षेप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चुंबक को पास लाओगे ये विक्षेप बढ़ेगा। लेकिन यहाँ लाकर रोक दोगे तो ये चुंबकीय विक्षेप वापस क्या हो जाएगा, 0। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, लगातार परिवर्तन करना पड़ेगा। और ऐसा ही जब दूसरे ध्रुव के साथ करते हैं, यहाँ पर n ध्रुव ले जा रहे हैं, जब s ध्रुव को इसके पास ले जाते हैं तो फिर ये प्रक्रिया उल्टी होती है, यानी n में इधर विक्षेप दिखाता है तो s वाले में इधर दिखाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। इसको समझने के लिए ये जो घटनाएं हैं वो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि जब कुंडली के उत्तरी ध्रुव को पास ले जाते हैं तो चुंबक में बाईं ओर विक्षेप आता है, और जब दूर ले जाते हैं तो दाईं ओर विक्षेप आता है, और जब ध्रुव को बदल देते हैं, ऐसा हम ये भी कर सकते हैं कि चुंबक को एक जगह रखें और कुंडली को आगे पीछे ले जाएं, तब भी सेम ही बात होती है। तब भी क्या होती है, बात सेम ही होती है कि हमें कुल मिलाकर क्या करना होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करना होता है, जिससे हमारा क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि एक कुंडली, अगर दोनों कुंडली ले लेते तो एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये आपको पता है जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब दूसरी कुंडली को इसके आगे पीछे करेंगे तब भी इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और गैल्वेनोमीटर यहाँ पर क्या दिखाएगा, ये धारा मापी या गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, यहाँ पे विक्षेप दिखाएगा। अब ये देखो इधर जा रहा है तो धारा की दिशा बता रहा है, इधर जाएगा तो दूसरी धारा की दिशा, विपरीत दिशा बताता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके कारण द्वितीय कुंडली की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसके अंदर क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इस प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है हमारा, कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम है। वहां पर हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा था, यहाँ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। कौन से हाथ का, दाएं हाथ का। दाएं हाथ कौन सा होता है, हमारा राइट हैंड। इसको अच्छी तरह समझिएगा, क्या हो, वही है दाएं हाथ का नियम। कि इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, वापस वही अंगुलियां लेनी है, बाएं हाथ की जो ली थी वही तीनों लेनी है। तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों लंबवत रहे, तीनों क्या रहे, लंबवत रहे। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी क्या दिखा दी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो भी पहले भी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा दी। मध्यमा क्या दिखाए, हमारी जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा, सॉरी ये अंगूठा चालक की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा, चालक की दिशा, क्या चुंबक को किधर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं या पास ला रहे हैं, तो उसकी दिशा अंगूठा दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक की दिशा, तो ये जो उंगली है मध्यमा वो बताएगी प्रेरित धारा की दिशा। वो क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत रखें, तो इसमें यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तो मध्यमा चालक प्रेरित धारा की दिशा की ओर प्रदर्शित करती है, दिशा बताती है। इसे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम या दाएं हाथ का नियम कहते हैं। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो हमने देखो 3 नियम पढ़े हैं। कौन से 3 नियम, एक तो दक्षिण हस्त नियम था, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है। दक्षिण हस्त यानी दाएं हाथ का अंगूठे का नियम हमारा था, दाएं हाथ का ये, ठीक है। अगर ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे तो अंगुलियां, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रहेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। फिर हमने फ्लेमिंग के 2 नियम पढ़े, बाएं हाथ का नियम जो बल बताता है और दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है।
इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत जनित्र, जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। इसके बाद में हम घरेलू परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक। विद्युत जनित्र क्या करता है, जनरेटर क्या काम करता है? जनरेटर विद्युत धारा बनाता है, यानी जनरेटर एक यंत्र है, एक उपकरण है जो विद्युत धारा बनाता है। तो यही है जनरेटर एक विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जबकि मोटर इसका उल्टा कार्य करती है। मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जबकि ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। तो ऐसी युक्ति का नाम लिखिए जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो उसका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो कौन सी है? विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र। अब विद्युत जनित्र की बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। दूसरा कौन सा होता है? दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको एसी जनित्र भी कहते हैं, जो हमारे घरों में लाइट आती है वो एसी लाइट होती है, अल्टरनेट करंट होता है। और ये जो दूसरा होता है वो दिष्ट धारा जनित्र, जो जनरेटर वगैरह बैटरी से जो लाइट बनती है वो दिष्ट धारा होती है। वो क्या होती है? दिष्ट धारा होती है। इसमें थोड़ा सा अंतर देख लें। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा को क्या है? बहुत दूरी तक भेजा जा सकता है, बीच में क्या होती है? खत्म नहीं होती है। जबकि दिष्ट धारा को क्या है? बहुत लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते। जैसा यहां पर आपने जनरेटर लगा रखा है, यहां से 4 किलोमीटर दूर आप लाइट भेजोगे तो नहीं जाएगी। जबकि हम प्रत्यावर्ती धारा जो एसी करंट होता है, वो आपको पता है हमारे राजस्थान में सूरतगढ़ थर्मल प्लांट लगा हुआ है या और भी जहां से है, तो इतने 100 हजारों किलोमीटर तक चल सकती है। लेकिन दिष्ट धारा इतनी नहीं चल सकती। और ये क्या होता है? ये जो होती है वो क्या होती है? प्लस माइनस में चलती रहती है, जबकि ये एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, ये एक हर सेकंड में विपरीत दिशा में चलती है, एक दिशा में बाद इसकी दिशा बदलती है, लेकिन ये क्या होती है? एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अब इसका सिद्धांत देखते हैं, किसका? विद्युत जनित्र का। विद्युत जनित्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन आधारित है? विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक की घूर्णन गति प्रदान करने में करता है। ये यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किस लिए करता है? कि चुंबक के बीच में रखे यंत्र को घुमाने में, यानी हमारे आर्मेचर को या कुंडली को घुमाने में करता है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जिससे क्या होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसी तरह जैसे हमने पढ़ा था विद्युत मोटर, लगभग उससे मिलता जुलता ही है हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। यहां पर हम बात करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट आपका है वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। एग्जाम में आपसे पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ही पूछेगा, या तो विद्युत मोटर आएगा या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। उसी तरह यहां पर इसकी बनावट देखनी है, कार्यविधि देखनी है और सिद्धांत देखना है। सिद्धांत तो हमने सिद्धांत पीछे देख लिया, अब यहां पर देखते हैं बनावट। तो बनावट में 4 चीजें होती है। पहले है कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है आर्मेचर, तीसरा है सर्पी वलय। एसी के अंदर ये जो हम काम में लेते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय लेते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तक लेते हैं। और लास्ट है हमारा चौथा, इन दोनों में से एक लगाते हैं। अगर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है तो अलग लगेगा, दिष्ट धारा जनित्र है तो ये लगेगा। प्रत्यावर्ती में ये लगता है, दिष्ट में ये लगता है। और चौथा है ब्रश। तो हम यहाँ पे पहला तो वही है, क्षेत्र चुंबक क्या होते हैं? 2 शक्तिशाली चुंबक के 2 ध्रुव N और S होते हैं, जिनके बीच में आर्मेचर को घूर्णन कराया जाता है। पहला। दूसरा, आर्मेचर क्या है? नरम लोहे की रॉड पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे की तार की अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। आयताकार कुंडली है ये बीच में रखी हुई, इसको हम आर्मेचर कहते हैं। और सर्पी वलय क्या होते हैं? ये पीतल के 2 वलय होते हैं, S1 और S2। जैसे हमने कुंडली में देखा था उसी तरह के यहाँ पर 2 वर्ताकार होते हैं। ये पूरा इधर घूम के और ये घूम के होता है। ठीक है, जो आर्मेचर के 2 अलग अलग हिस्सों से जुड़ा होता है। ये आर्मेचर के इस वाले हिस्से से ये जुड़ा हुआ है, जबकि इस वाले हिस्से से दूर जुड़ा हुआ है। और यहां पर उसके बाद में दिक् परिवर्तक क्या होते हैं? दिष्ट धारा में इसकी जगह दिक् परिवर्तक होते हैं। और यहां पर देखिए ब्रश, तो ये धातु के या कार्बन के बने होते हैं, जो क्या करते हैं? सर्पी वलय को स्पर्श किए हुए रहते हैं। और इनको क्या किया जाता है? बाहरी परिपथ से धारा प्राप्त कीजिए, इनसे बाहरी परिपथ में धारा प्राप्त की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में कम्यूटेटर कह दो या फिर दिक् परिवर्तक कह दो। ये थी इसकी बनावट। अब इसकी कार्यविधि समझते हैं उसी प्रकार। इसी प्रकार देखो, यहां पर हमने शक्तिशाली चुंबक लिए, अब इससे हम क्या करते हैं? बाहर कोई चीज जोड़कर इसको हम क्या करते हैं? घूर्णन कराते हैं। तो जैसे ये घूमेगा, जब हमने कहा है जब चुंबक के पास में जब जैसे जैसे घूमेगा, देखो पहले ऐसे, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र अलग, धीरे धीरे इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा जा रहा है। अब यहां से देखो कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाएगी? कम। तो जैसे जैसे ऐसे बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, अब देखो कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें से जाएगी? ज्यादा जाएगी ना।
तो ज्यादा जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो जैसे जैसे ये घूमेगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा परिवर्तित हो, और बार बार चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो उसके अंदर क्या होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है, विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। जैसे क्या है, एक बार यहां से धारा मान लो इस दिशा में ऐसे गई, ए से बी, सी से डी की तरफ आई, तो हमारी धारा की दिशा इससे थी। आधे चक्कर के बाद में क्या होता है, आधे चक्कर के बाद में ये धारा की दिशा अब क्या हो जाती है, सी से डी और सी, यानी हर आधे चक्कर के बाद में धारा की दिशा बदलती है, किसमें, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में। तो इसको हम जल्दी से बनावट देख लेते हैं। देखो क्या है, जब कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार घुमाया जाता है कि ए बी ऊपर की ओर और सी डी नीचे की ओर, हम इसको तो हम घुमाएंगे, ए बी को हमने ऊपर की ओर घुमाया, सी डी को नीचे की ओर घुमाया, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त से, अब यहाँ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम करेगा कि बल कौन सी दिशा में, सॉरी विद्युत धारा कौन सी दिशा में बहेगी, तो ए से बी, तो विद्युत धारा ए से बी तथा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है, जबकि बाह्य परिपथ में धारा की दिशा B2 से B1 की ओर होती है। बाह्य परिपथ में कहां होती है, B2 से B1 की ओर। और आधे गुणन के पश्चात, आधे गुणन के पश्चात AB और CD परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। अब आधे गुणन के बाद में क्या होगा, CD इधर आ जाएगा और AB उधर चला जाएगा, तब क्या होगा, तब यहां पर क्या होगा, स्थान बदल लेते हैं तो CD ऊपर की ओर और AB नीचे की ओर गति करता है। अब वापस क्या है, पहले CD ऊपर की ओर गति कर रहा था, अब CD क्या है, नीचे की ओर गति कर रहा है। CD ऊपर की ओर कर रहा है, AB नीचे की ओर कर रहा है, पहले AB ऊपर की ओर था, CD नीचे की ओर था, तो इनकी घूर्णन की दिशा बदल गई। तो फ्लेमिंग के दक्षिण नियम के अनुसार अब धारा कैसे D से C और B से A की ओर बहती है, तो बाह्य परिपथ में धारा B1 से B2 की ओर बहती है, और इस प्रकार प्रत्येक आधे गुणन के पश्चात धारा की दिशा परिवर्तित होती है। और ऐसी धारा जिसमें निश्चित समय अंतराल के बाद में, एक निश्चित समय के बाद में धारा के मान में परिवर्तन होता है, पश्चात दिशा में परिवर्तित होती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और इस प्रकार की धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। दिष्ट धारा में इसकी जगह क्या लगा दिया जाता है, दिष्ट धारा में क्या होता है, ऐसी धारा जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, एक ही दिशा में बहती रहती है। तो इसके लिए वहां पर क्या करते हैं, दिष्ट धारा जनित्र में विभक्त वलय के स्थान पर दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है, जो क्या करते हैं, धारा को एक ही दिशा में बहने देते हैं, दूसरी दिशा में नहीं बहने देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है घरेलू परिपथ। घरेलू परिपथ, हमारे घरों में देखो खंबे से 3 वायर आती है, 2 वायर खंबे से आती है, एक होती है रेड कलर की, एक होती है ब्लैक कलर की। रेड कलर वाली विद्युम्य तार जिसको कहते हैं विद्युन्मय तार, यानी ये पॉजिटिव होती है, और दूसरी होती है उदासीन तार जिसको हम नेगेटिव कहते हैं। 2 तारें हमारी खंबे से आती है, ठीक है। खंबे से आने के बाद में हम क्या करते हैं, वहां पर एक मेन स्विच बोर्ड लगा देते हैं, मीटर लगाते हैं। मीटर के बाद में हमारा एक मेन सर्किट बोर्ड लगा होता है, जिससे जितने भी रूम है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, विद्युत धारा को भेज देते हैं। लेकिन एक और तार हम भूसंपर्क तार लगाते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, वो हमारे घर के पास में गड्ढा खोद के एक प्लेट डाल के उसके अंदर डाल देते हैं। जो तीसरी तार होती है ये अर्थिंग का काम करती है। ये क्या करती है, अर्थिंग का काम। अब हमें जहां भी किसी में भी प्लग लगाना है तो हम क्या करते हैं, दोनों तार को भेजते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 220 का वोल्ट का विभवांतर होता है। हमने जैसे पढ़ा था पिछले चैप्टर में, विभवांतर नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। तो हमारे घरों में आने वाली लाइट का विभवांतर कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है, ये हम देखते हैं यहाँ पे। और ये तीसरा जो स्विच है, 2 स्विच हमने देखा होगा, तीसरा ये स्विच होता है, ये अर्थिंग का काम करता है कि गलती से हमारा जो उपकरण होते हैं, घरों में जितने भी उपकरण आते हैं वो किसके बने होते हैं, धातुओं के। उनका कवर जो होता है धातु का बना होता है। तो कहीं भी बीच में शॉर्ट सर्किट हो गया तो हम उसको हाथ लगाएंगे तो क्या हो सकता है, हमें झटका लग सकता है, हमें नुकसान हो सकता है। तो ये जो काम करता है ये उस अर्थिंग को करता है। अगर ऐसा हो गया है, उसकी बॉडी से हम टच कर देते हैं तो कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह, सॉरी, उसके अंदर कोई खराबी हो गई है तो वो जो करंट है वो ग्राउंड में चला जाएगा और उसको छूने वाले को नुकसान नहीं होगा, झटका नहीं लगेगा। ये चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करें, इसके अलावा भूसंपर्क तार आपको बता दिया हरे कलर का होता है, रेड कलर का कौन सा होता है, विद्युम्य तार। ब्लैक कलर का कौन सा होता है, उदासीन तार। और हरे कलर का विद्युम्य तार। अब हम बात करते हैं अतिभारण। अतिभारण क्या होता है, अगर विद्युम्य तार और उदासीन तार, जो ब्लैक और रेड वाली तार, अगर उसका कवर को हटाकर सीधे संपर्क में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, सीधे संपर्क में आने से अतिभारण हो जाता है। अतिभारण में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिभार का मतलब ये क्या हुआ, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ने पर आपको पता है उपकरण जो हमारे चल रहे थे उसको नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। लघु पतन क्या होता है, लघु पतन का मतलब होता है अतिभारण की स्थिति में परिपथ में विद्युत धारा का मान अचानक से बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसको हम लघु पतन कहते हैं। इससे लघु पतन कहते हैं। अतिभारण का मतलब क्या होता है, विद्युम्य तार और उदासीन तार का संपर्क में आना अतिभारण। और लघु पतन का मतलब होता है जब वो अचानक संपर्क में आती है तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसको बचने का क्या उपाय है, तो हम घरों में फ्यूज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फ्यूज। तो फ्यूज क्या करता है, अतिभारण लघु पतन के समय ये होने वाली हानि से बचाता है। अतिभारण या लघु पतन के समय होने वाली हानि से बचाता है। कैसे बचाता है, क्योंकि विद्युम्य तार जो फ्यूज है वो जूल के तापन नियम पर आधारित होता है। जूल के तापन, इसका एक निश्चित ताप होता है,
तो जब विद्युत धारा का मान उससे बढ़ जाता है, जैसे हमारे घरों में जितनी धारा आ रही है 220 वोल्ट, अगर उससे बढ़ जाएगा तो ये फ्यूज तार क्या हो जाएगा, पिघलकर सर्किट को तोड़ देगा और हमारे घर का कनेक्शन कट जाएगा, जिससे बाकी हमारे उपकरण हैं वो जो अंदर लग रखे हैं, टीवी, फ्रिज वगैरह जो भी महंगे उपकरण हैं, वो खराब होने से बच जाते हैं। खराब होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो इस तरह से जिससे परिपथ टूट जाता है और हमारा क्या हो जाता है, नुकसान होने से बच जाता है। तो इस तरीके से हम इस 13वें चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये था इसका 13वां चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं, जैसे क्षेत्र रेखाएं क्या है, एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, इसके गुण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसका मोटर का सिद्धांत क्या है, मोटर के सिद्धांत पर कार्य, मोटर के बारे में पूरा कार्यविधि वर्णन इसका पूरा, और प्रत्यावर्ती धारा का पूरा वर्णन। ये इस तरह के आप प्रश्न कर लोगे तो निश्चित तौर पे इसमें से प्रश्न बाहर नहीं आने वाला। ध्यान रखिएगा, विद्युत मोटर और प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर दोनों ही पेपर में आपको प्रश्न देखने को एक प्रश्न जरूर बड़ा मिलेगा, तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।